हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 का एक बेहतरीन और एग्ज़ाम में आने वाला जैसा हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ये मॉडल सेट 1 का है, साइंस का है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड से यह जारी किया गया है। मॉडल प्रश्न 1 सेट 1 है। इसके 5 सेट जारी किए गए हैं। साइंस के हम लिए हुए हैं और क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट विज्ञान है। समय 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 40। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है और गलत के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलते हैं, अब देखते हैं सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जनवरी में लिया जाना है। ये एग्ज़ाम जनवरी के लिए स्पेशल है। उस समय टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव का केवल टेस्ट होगा। पूर्णांक 40 रहेगा और समय 1.5 घंटा रहेगा। साइंस में तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर होगा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध है वो इसमें से सही उत्तर बी नंबर का होगा, F=R/2। हम इसको देखे थे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या r, तो R/2 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है। तो आवृत्ति नहीं बदलती है। वेग, तरंगदैर्ध्य ये सब बदलेंगे लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो अवतल दर्पण से होकर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु F यानी फोकस बिंदु F से होकर के गुजरेगी। इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दर्पण जो हो जाएगा ना वो समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होता है और काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जितने भी बनते हैं वो सीधा बनते हैं। तो सीधा प्रतिबिंब बना रहा है वो समतल दर्पण होगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हम लोग पढ़े हैं भाई। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। इसको हम लोग पढ़े हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। जैसे अभी बताए कि वक्रता त्रिज्या R दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी जो होता है वो R/2 यानी 50/2। इसको हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी F=25 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता यानी P, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, कहने का मतलब कि यहाँ पर एफ दिया, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हम 8 लिखते हैं। 8 का फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसकी लेंस की क्षमता 1/f यानी 1/1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। आपको 9 क्वेश्चन बताए, आपको बता दें कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव में होती है, और अवतल लेंस और अवतल दर्पण इन दोनों की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अक्सर ये न्यूमेरिकल बनाते समय काम आएगा, समझना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम इसको केवल उत्तल लेंस ही नहीं, उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल लेंस और अवतल दर्पण के बारे में बताए। तो इस तरीके से ये जो है हमारा पॉजिटिव कौन कौन है और नेगेटिव कौन कौन है हम देख लिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होता है वो कांच में, और सर्वाधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। पता होना चाहिए कि प्रकाश का वेग निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग, यहाँ पर हम लिख दें प्रकाश का वेग। क्वेश्चन नंबर 11, 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 11 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। 12 नंबर में कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंस की क्षमता जो हो जाएगा वो 2 डायोप्टर हो जाएगा। 13 में कहता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अभी पता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी मतलब कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करता है। तो ये पाचन की क्रिया जो है ना वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसमें पाचन हो जाएगा। 15 नंबर का कहता है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। हम लोग देखे थे चैप्टर 1 में है केमिस्ट्री का, नाइट्रोजन होगा इसमें। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जंग लगना वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर कहता है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कार्बन जो है ना वो इधर आकर के ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करना वो उपचयन कहलाया।
तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर के संयोग किया, इसलिए कार्बन का उपचयन हो रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर 4 जो दिया है वो चारों में से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। सॉरी, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। कैसे कि यहाँ पर CaOH का होल 2, CO3 CO2 रिएक्शन करके CaCO का होल 3 और H2O बनाता है। अगर इसको कैलकुलेशन करें, कार्बन कैल्शियम इधर भी एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4, ऑक्सीजन इधर 3 और 1 4, सही है। हाइड्रोजन इधर 2 और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो जा रहा है। तो 3 और 1 4, कैल्शियम 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 2 इधर 3 और 1 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर भी ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, कार्बन इधर 1, कार्बन इधर 3 हो जा रहा है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 ही है। ये एल्युमिनियम 4 है, इधर 2 है, ये भी नहीं होगा। इसका सूत्र गलत है। यहाँ पर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, और अगर 2 यहाँ लगा देते हैं ना तो ये D नंबर का आंसर सही होगा। तो इस तरह से ये 18 क्वेश्चन का गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। चित्र तो कहीं पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिए गए समीकरण में जो अभिक्रिया हो रही है ना वो विस्थापन की हो रही है, क्योंकि Pb प्लस Cl2, तो Pb जो है वो क्लोरीन को ले लिया और कॉपर को अलग विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि दिए गए पदार्थों में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो प्याज गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करेगा। ये अम्ल क्षार और लवण का है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा CaOCl2। ये जो चित्र दिखाया गया है ना, इस चित्र में कहता है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो दिए गए चित्र में जो अभिक्रिया हो रहा है वो वियोजन का हो रहा है, यानी अपघटन का। इसमें विद्युत अपघटन विधि द्वारा जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है तनुकरण प्रक्रिया में होती है। ये भी क्वेश्चन गलत है। तनुकरण किस में करना है, अम्ल में करना है कि क्षार में करना है। यदि अम्ल होता तब तो ऑप्शन होता हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और यदि यहाँ क्षार होता तब हो जाता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक नहीं है। इसमें अम्ल या क्षार दो में से एक देना चाहिए था। फिर से सुन लें कि अगर अम्ल होता, यहाँ अम्ल का तरुणकरण की प्रक्रिया में होती है तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता वृद्धि होती है, और यदि क्षार की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। ऐसा होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत हो गया। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जो है ना वो AgBr प्लस Ag प्लस Br अगर करें तो Br यहाँ पर होना चाहिए 2। ठीक है, जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और फिर यहाँ भी हो जाएगा 2। तो ऑप्शन यहाँ पर ये होना चाहिए 26 का। 27 में कहता है अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। कूटपाद से।
पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पित्त करता है। 28 का डी होगा आंसर। 29 में कहता है कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण जो होता है वो तुम्हारा आ जाएगा आम। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जैव प्रक्रम में वाहन चैप्टर में ये दिया हुआ है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होगा। 32 में उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होता है वृक्काणु, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। 32 हो गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो हो जाएगा अपोहन। इसको इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। जब किसी का किडनी काम नहीं करने लगता है तो इसको डायलिसिस करा करके कुछ दिन तक रखा जाता है जीवित। तो वही चीज़ है कि वृक्क की क्रियाशीलता जब कम हो जाती है ना, तो रक्त को छान करके फिर से उसको मानव शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपोहन कहते हैं, जो डायलिसिस है। 34 में कहता है कि जनन की मूल घटना जो होता है वो DNA की प्रतिकृति बनना हो जाएगा। 35 में ये जो चित्र दिखाया वो जनन का कौन सा प्रकार है? प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम जो जनन करता है वो बहुखंडन से करता है। एक बार में कई नवजात जीव जन्म लेते हैं इसका कोशिका टूट करके। जिस प्रकार अमीबा में द्विखंडन होता है, तो इसमें जो होता है प्लाज्मोडियम में वो बहुखंडन होता है। 36 में नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा निषेचन। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। 37 हो गया। 38 में सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर ये सौर स्थिरांक का मान है। जैव गैस का मुख्य घटक जो है वो आपको बता दें कि डी नंबर का मीथेन का सूत्र होता है CH4। 40 नंबर अंतिम क्वेश्चन है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई में जल के ताप में कितने का अंतर होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार मॉडल सेट 1 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन लगाना पड़ेगा। और अभी कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद नेक्स्ट डे को हम इसका दूसरा सेट जो है साइंस का वो उसका ऑब्जेक्टिव हम जारी करेंगे। तो बस आज धन्यवाद।